समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मक्का मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो एक्यूज हैं, चार्जशीटेड हैं, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक, या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के, ये आए हैं, और इसको मुझे समझता हूं कोई डिनाई कर। अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। तो और मैंने आपको एक पैटर्न बताया आज, अभी तो मैंने 2 पैटर्न बताया आपको, 2017 का और अब 2022 का। उससे भी पहले जब ये मुख्यमंत्री थे जनाब, तब का भी पैटर्न अगर आप उठाकर देख लेंगे, हर चुनाव से पहले एक षड्यंत्र दिखा देते थे। खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे तो अगल बगल के देशों का इशारा कर देते थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं तो अब तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ी दिनों में शायद आ जाएगा कि साउथ पोल से कॉन्स्पिरेसी हो गई, नॉर्थ पोल से कॉन्स्पिरेसी, पूरा विश्व कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये इनका पुराना ढर्रा है। और अफसोस की बात है, हमने सोचा 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए तो ढर्रा बदलेगा, अब तो कुछ दिखाने को होगा कि भाई मैंने किसानों के लिए कर दिया, नौजवानों के लिए कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए कर दिया, अब वो दिखा के चुनाव जीतेंगे। वो अब कर नहीं पा रहे। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोगों ने, लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों की। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। अब उस असलियत को ढकने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज लाते हैं कि आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, इसमें मुसलमान जरूर नाम आएगा, कि मुसलमान शामिल थे, विपक्ष शामिल था, कभी अंसारी जी, कभी अहमद पटेल जी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तो और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। बताइए, इससे ज्यादा छुई मुई प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। न निंदा सुन सकते हैं, न पत्रकारों के सवाल ले सकते हैं, न विपक्ष के सवाल ले सकते हैं। आपने तो देखा कि भाई कौन कौन से शब्द असंसदीय हो गए। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं, जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? राजनीति में जो पतन की सीमा होती है वो कई बार दिवंगत आत्माओं पर आकर रुक जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि दिवंगत लोगों को भी वो नहीं बख्शते हैं। श्री अहमद पटेल जी के खिलाफ जो मनगढ़ंत आरोप, जो लालछन भारतीय जनता पार्टी और उसकी कठपुतली एसआईटी लगा रही है, वो कुकृत्य ही नहीं है, वो पाप है। और एसआईटी की बात लगे हाथ कर ही लेते हैं। ये वही एसआईटी है ना मोदी जी, जिसको आप कहते हैं बैठ जाओ तो वो लेट जाती है, खड़े हो जाओ तो वो छल्ले कूदने लगते हैं। और एसआईटी से तो रिश्ता आपका पुराना है। जिस एसआईटी ने आपको क्लीन चिट दी थी, उसके प्रमुख राघवन जी को आपने तुरंत साइप्रस का एम्बेसडर बनाकर भेजा था जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने थे। आखिर किस चीज का इनाम दे रहे थे? क्लीन चिट का। और एक बात और भी आज करनी जरूरी है, सारी बातें भूल जाइए। जब गुजरात 2002 में रक्त रंजित दंगों से जूझ रहा था, जब हिंसा और उन्माद भड़का हुआ था, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी गुजरात की, तो मुख्यमंत्री तो आप ही थे ना मोदी जी, या इसको भी झुठला जाएंगे? ये भी एक साजिश है आपके खिलाफ। और एक बात लगे हाथ और बता दीजिए, अटल जी ने 2002 में आपको अपने बगल में बिठाकर राजधर्म का पाठ क्यों पढ़ाया था? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? इन सवालों का देश जरूर जवाब जानना चाहता है। आपकी जो कठपुतली बन चुकी एसआईटी है, उसका कहना है कि गुजरात के भाजपा के नेता आकर केंद्र सरकार से मिलते थे आपको बर्खास्त करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार से आके मिलते होंगे 2004 के पहले। और अगर हमारी से भी मिलते थे
और हमने कोई हथकंडे नहीं अपनाए आपकी तरह लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, तो सवाल लेकिन जरूर एक उठता है कि ये लोग आपसे असंतुष्ट क्यों थे? ये गुजरात के नेता क्यों आपको बर्खास्त करना चाहते थे? इनको क्यों लगता था कि लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए आप हानिकारक है? ये सारी बातें भूल जाइए। चुनाव आया, आपको शगुफे छोड़ने थे, वो आप कर रहे हैं। आपको ध्यान भटकाना था रुपए से, आपको ध्यान भटकाना है बेरोजगारी से, महंगाई से, जिससे ये देश जूझ रहा है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन दिवंगत आत्माओं को तो अपने इस पाप से बख्श दीजिए। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है, अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं। गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था आपको। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती होती तो आपको खामियाजा भुगत लेना होता। एंड अडवाणी जी की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जो गणेश परिक्रमा पसंद करते हैं, यानी नेताओं के आगे पीछे जो घूमे उनको पसंद करते हैं, पैसे को पसंद करते हैं, बाहुबल को पसंद करते हैं, जिनके पास मसल पावर है उनको पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब ईमानदार, निष्ठावान और विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। Are you blaming Raman Singh or are you blaming central leadership, that's Rajnath Singh and Narendra Modi, who is your PM candidate? मैं राजनाथ से लेकर रमन दोनों को ब्लेम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी वो विषय हैं, गोधरा का दाग उनके चेहरे से धुलेगा नहीं। वाजपेयी जी उनसे नाराज उसी विषय को लेकर, और गोधरा के जो दाग हैं वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों से नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में जो कांग्रेस नेता शहीद हुए हैं, उनके खून के दाग डॉक्टर रमन सिंह के कपड़ों से कभी नहीं जाएंगे। You are not coming back. नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। जिस भारतीय जनता पार्टी में मैंने 32 साल काम किए, 32 years आई एम वर्किंग इन भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी ने स्थापित की 6 अप्रैल 1980 को, जिसके पहले अध्यक्ष माननीय वाजपेयी जी बने,
मैंने अपने मन को मारकर, मैंने वाजपेयी जी का चेहरा सामने रखकर कि चाचा को कैसा लगेगा, ये सब सोचकर मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं मर जाऊंगी पर जीवन में मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं जाऊंगी। जब गुजरात जलाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब दिया खुद को मोदी के खास बताने वाले बाबू बजरंगी ने। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। ब्लैक कमांडो लेकर आए, दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, जो थे वो बोले हमने किया बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोले, बेचारा इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुलेआम तो बोल नहीं सकते थे, इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले उनके हिसाब से तुम बाहर है यार, सिर्फ ने सिर्फ एक आदमी बीजेपी नरेंद्र मोदी। बाबू बजरंगी ने मोदी के बारे में जो कहा वो तो कुछ भी नहीं। अब जरा सुनिए नरोड़ा नरसंहार के आरोपी सुरेश रिचर्ड का ये बयान। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आया था नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले के बराबर बोले जय श्री राम जय श्री राम। वो खुद बोल के गया, यहाँ रोड से गाड़ी लेकर निकला, चाली देगा हमको, यहाँ पे फूल हार डाल के गया, बोले सब बात धन बोले तुमको बोले। अब हमको क्या पता है कि ये फूल हार हमारे हथकड़िया बन रही है। आपकी आवाज